साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बिहार के विधानसभा चुनाव में आखिर ऐसा क्या था कि उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में घूम घूम करके आ जाती है और उसकी जब चर्चा होती है तो पोस्टल बैलेट शब्द भी जुबान पर आ ही जाता है। पोस्टल बैलेट की चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दो कारणों से हो रही है, एक तो बिहार और दूसरा इस बार पुरानी पेंशन की घोषणा करने के बाद प्रदेश भर से खबरें आई कि कर्मचारियों ने थोक में समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाइन लगा करके मतदान किया। पहले चर्चा इस बात पर कि बार बार संघी ब्यूरोक्रेट्स पर चर्चा क्यों हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर के तमाम सारे विपक्षी लोग ब्यूरोक्रेट्स की कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रक्रिया में अधिकारी की भूमिका क्या होती है। पहली बात, चुनाव आयोग ने नियम बना दिए। अब उनमें से किस नियम का पालन करवाना है, उनमें से किस नियम का सख्ती से पालन करवाना है, किस नियम को संदेह का लाभ देना है, ये तमाम सारी चीजें रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी के हाथ में होती हैं। इसी से जुड़ा है पोस्टल बैलेट शब्द, क्योंकि जिन सीटों पर हार जीत का मार्जिन बेहद कम होता है वहां पोस्टल बैलेट की भूमिका बढ़ जाती है और पोस्टल बैलेट की जब गिनती होती है तो इस बात की भूमिका बढ़ जाती है कि आरओ ने किस पोस्टल बैलेट के मत को रिजेक्ट कर दिया, किसको स्वीकार किया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जिला जहां सीएम के बेहद करीबी और उनके सजाती जिलाधिकारी हैं, आरोप लगाए गए कि उन्होंने पोस्टल बैलेट की ट्रेनिंग देने के लिए अपने ही दो सजाती अधिकारियों को लगाया। तो नियम तो वही बताए जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन में है, लेकिन जो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे उनमें से एक शख्स का मेरे पास फोन आया। उनका आरोप यह था कि इस बार इस बात पर बार बार फोकस किया जा रहा था कि पोस्टल बैलेट के मत आपको ज्यादा से ज्यादा कैंसिल कैसे करने हैं। उन्हीं में से एक ओबीसी अधिकारी ने जब ट्रेनिंग देने वाले शख्स से पूछा, जब पोस्टल बैलेट से मत डलवाने की ट्रेनिंग आपने दी थी तब इस बात पे जोर नहीं दिया था। 13A घोषणा पत्र में तमाम सारे ऐसे कॉलम हैं जहां पर एक घटिया मानसिकता का अधिकारी खेल कर सकता है। देखिए, 13A का प्रपत्र आपके सामने है, इसको बोलते हैं घोषणा पत्र, जिसमें घोषणा की जाती है कि मैंने ये वोट डाला है। अधिकारी उसमें साइन करता है कि हां मेरी उपस्थिति में डाला गया। इसमें दो बिंदु ऐसे हैं, पहली लाइन को आप गौर से पढ़िए, वहां पर क्रम संख्या लिखनी है कि इस क्रम संख्या का बैलेट पेपर मैंने डाला। इसमें अधिकारी खेल कर सकता है अगर वोट डालने वाला बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। 80 साल से ऊपर वाले को भी यही मिलता है, विकलांग को भी यही मिलता है। उसमें अगर अधिकारी को यह संदेह हो जाए कि ये वाला मत मेरी पसंद वाली पार्टी को नहीं मिलता तो उसको भरवाने में भी वो खिलवाड़ कर सकता है। नीचे एक जगह है अनुप्रमाणन अधिकारी के साइन और उसके नीचे लिखा हुआ है पदनाम वगैरह। उसमें अब बताया जा रहा है ट्रेनिंग के समय कि उसमें अगर सील नहीं लगी हुई, पदनाम नहीं लिखा हुआ, पता नहीं लिखा हुआ तो उसको कैंसिल करना है। ट्रेनिंग लेने वाले लोगों में से कुछ लोगों का आरोप था कि जिस समय पहले ट्रेनिंग दी गई थी कि मत पढ़वाना कैसे है, उस समय इस पर फोकस नहीं किया गया था, क्योंकि पोस्टल बैलेट बेहद टेक्निकल काम है। इसलिए 13A, 13B, 13C के बीच में उलझा करके संदेह का लाभ दिया जा सकता है। अब बात यह कि पोस्टल बैलेट और बिहार चुनाव का कनेक्शन क्या है। दरअसल 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव ने लालू यादव की अनुपस्थिति में लड़ा था। इसके बाद भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और वोटिंग शेयर के मामले में भी नंबर 1 पार्टी साबित हुई थी। आरजेडी को 75 सीट मिली थी, कांग्रेस को 19 और वामपंथी पार्टियों को मिलाकर के 16 सीट। ये एक पाले में खड़े थे, 110 इनको सीटें मिली थी। बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को 125 सीट मिली थी, यानी कि आरजेडी गठबंधन 12 सीटों से बहुमत से दूर रह गया था। नेशनल जनमत ने जब 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण किया तो 16 सीटें ऐसे मिली जिसमें आरजेडी, कांग्रेस या वामपंथी पार्टियों को सीधे सीधे 3000 से कम वोटों में हार का मुंह देखना पड़ा। अगर ये सीटें मिल जाती आरजेडी को तो सरकार उसकी होती। इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 500 से भी कम था। बछवाड़ा सीट 484, बीजेपी ने सीपीआई को हराया। भोरे सीट 462, जेडीयू ने सीपीआई-एमएल को हराया। बारबीघा हार जीत का अंतर महज 113 का, जेडीयू ने कांग्रेस को हराया। हिलसा सीट जेडीयू ने आरजेडी को हराया, हार जीत का अंतर महज 12 वोटों का। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है पोस्टल बैलेट की।
इसके अलावा 16 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 3000 से कम था। अगर 5000 का आंकड़ा ले लीजिए तो सीटों की संख्या 30 से 35 तक पहुंच जाती है। इसलिए इस चुनाव में पोस्टल बैलेट मतों की बार बार चर्चा हो रही है। पोस्टल बैलेट के मतों में भी दो प्रकार के मत हैं। एक वो मत जिनको पुलिस कर्मचारी डालते हैं, आर्मी वाले डालते हैं। इसलिए राकेश कुमार नाम के आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा जब चुनाव आयोग से यह संख्या मांगी गई कि पुलिस, आर्मी, मतदान कर्मियों के वोटों की संख्या बता दीजिए कि कितने वोट पड़े हैं किस विधानसभा पर, किसको पड़े हैं ये तो मतगणना के दिन बता दीजिएगा, लेकिन कितने पड़े हैं ये आरटीआई में सूचना दे दीजिए, स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया। ये सूचना अभी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती मैनुअल होती है, मतलब हाथों से गड्डियां बना करके उसकी गिनती की जाती है और वो शुरुआत से लेकर के अंत तक चलती रहती है। कहा जाता है कि उस प्रोसेस में टाइम लगता है क्योंकि बाहर से जो लिफाफे और घोषणा पत्र आते हैं उनको स्कैन करना पड़ता है। इसलिए इन मतों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। किन वोटों को रिजेक्ट किया जा रहा है, किसको लिया जा रहा है, इस पे भी एजेंट को विशेष सावधानी बरतनी है। इसलिए इस चुनाव में बार बार कहा जा रहा है कि कहीं बिहार जैसा खेल अखिलेश यादव के साथ भी ना हो जाए। नेशनल जनमत बार बार जो अधिकारियों पर सवाल उठा रहा था, समाजवादी पार्टी को पुरजोर तरीके से यह बात उठानी चाहिए थी, लेकिन उसने महज 2-3 पत्र लिख करके उस मुद्दे को ऐसे ही छोड़ दिया। आज जो नौबत आ रही है, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जब तक बनारस के डीएम और कमिश्नर नहीं हटाए जाते तब तक वो मतगणना नहीं होने देंगे। इसी तरह का रुख और तेवर पहले अपनाए जाते तो सीएम के सजाती जो जिला निर्वाचन अधिकारी और जो उच्च स्तर के अधिकारी जिनके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है वो समय रहते हट चुके होते। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।